वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 12 इंडियन डेमोक्रेसी का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे हमने, डिटेल में डिस्कस किया था डेमोक्रेसी के बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्शन प्रोसेस, पब्लिक ओपिनियन। उसके अंदर हमने सारी फाउंडेशनल चीजें देखी थी। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप फटाफट से जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज हमारे पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है डेमोक्रेसी में, सीक्रेट बैलेट क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली एंड तक, ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीटली कवर कर देंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबकी डेमोक्रेसी एक जैसी नहीं होती। हाँ स्टूडेंट, डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चरल, लैंग्वेज या फूड में ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के टाइप्स में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूके, फ्रांस, जापान, ये सब भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन इनकी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग अलग अलग है। किसी में प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है, किसी में प्राइम मिनिस्टर, किसी में पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसी में प्रेसिडेंट की। तो स्टूडेंट्स, हमारे देश इंडिया जिसमें हम रहते हैं, ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। पार्लियामेंट ही लॉज बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है। सिंपल शब्दों में, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। यूएसए का सिस्टम कैसा होता है, जहां पर प्रेसिडेंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। अगर हम अमेरिका, यूएसए की बात करें तो वहां का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वहां प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होते हैं, वो हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं बाय द पीपल। कांग्रेस यानी उनका पार्लियामेंट लॉज बनाती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी काफी पावर्स होती है। तो समझो, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम इन यूएसए। आज हम क्या सीखेंगे? तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया जैसे सिस्टम कैसे काम करता है, क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सेकंड आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अमेरिका जैसा सिस्टम, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ये पार्लियामेंट्री के कैसे डिफरेंट है। और इसके साथ साथ हम इलेक्शन सिस्टम, सीक्रेट बैलेट और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिटेल में समझते हैं। ये वही सिस्टम है जो इंडिया फॉलो करता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारा देश इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। तब ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करेगा। वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी ब्रिटिश रूल के टाइम से इंडिया में काम कर रहा था और फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि ये सिस्टम इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फ्लेक्सिबल हो और रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट जो होता है वो लीडर को अपॉइंट करता है, लेकिन ये लीडर कौन होता है? लीडर ऑफ द पार्टी हु गेट्स मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। यानी जो पार्टी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स जीतती है, उस पार्टी के लीडर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इलेक्शन हुए, बीजेपी पार्टी ने 300 सीट्स जीती लोकसभा के अंदर। टोटल कितनी होती है? 543। उसमें से 300 सीट्स बीजेपी ने जीती, तो बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई। अब बीजेपी का जो लीडर है उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और वो लीडर बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली पीपल वोट करती है, पार्टी विंस, मेजॉरिटी होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी लाती है उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ध्यान दो, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी पार्टी का लीडर को ही पीएम बनाना पड़ता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है।
अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर के रोल पर, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट बनाते हैं, इसका मतलब पीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करते हैं। डिफरेंट मिनिस्टर्स के लिए मिनिस्ट्री अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करेगा। तो पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। क्या मतलब है इसका? प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है, नाम का हेड है ऐसा बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। ऑल मेजर डिसीजंस पीएम और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर लेती है। प्रेसिडेंट बेसिकली पीएम की एडवाइस पे काम करते हैं। एग्जांपल से समझे तो सपोज कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनता है, तो ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट लेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को अप्रूव कर देंगे। तो रियल पावर पीएम के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। अब स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। गवर्नमेंट को किसी के सामने आंसरेबल होना चाहिए, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंप्लीटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कंप्लीटली अकाउंटेबल होता है लोकसभा के सामने, यानी उनको लोकसभा के सामने सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लोकसभा में जो एमपीज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, गवर्नमेंट उनके आंसर देती है। एमपी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ते हैं अपने डिसीजंस उनके सामने के, ये क्यों किया, कब किया, क्या जरूरत पड़ी, ये सारे जवाब देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ता है। कैसे? क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में, एमपी सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से, मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है। अगर गलत डिसीजन हुआ तो एमपी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। स्टूडेंट्स, ये समझ लो, गवर्नमेंट तब तक पावर में रहेगी जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा उन पर बना रहेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सपोर्ट, यानी मेजोरिटी मेंबर का भरोसा उनके ऊपर होता है। अगर मेजोरिटी एमपीज गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पावर में रहेगी, लेकिन अगर मेजोरिटी एमपीज ने सपोर्ट हटा लिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। एग्जाम्पल समझे तो सपोज पीएम की पार्टी के पास 250 सीट्स है, बट मेजोरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए, तो पीएम ने किसी और पार्टी से सपोर्ट लिया, कोलिशन बनाई, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है। अब टोटल 280 सीट्स हो गई, तो गवर्नमेंट स्टेबल है। लेकिन अगर सपोर्टिंग पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया, अब पीएम के पास सिर्फ 250 सीट्स है, तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस खो देगी और गवर्नमेंट गिरनी पड़ेगी, यानी कि गवर्नमेंट पूरी की पूरी गिर जाएगी। इसीलिए कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू स्पेसिफिक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के मेंबर के सामने अकाउंटेबल होना पड़ता है, यानी लोकसभा के एमपीज के सामने, राज्यसभा के एमपीज के बारे में। एमपीज कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट है। एमपीज क्या क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 0 आवर में अर्जेंट मैटर रेज कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं अगर गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं रहा, एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। ये सब मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सपोज कोई स्कैम हुआ, एमपीज पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, ये स्कैम कैसे हुआ, किसकी गलती है, क्या एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस का। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाती तो ऑपोजिशन प्रेशर क्रिएट करेगी, मीडिया कवरेज होगी और गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी को डिटेल में समझते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक टाइप है जो इंडिया फॉलो करता है, वैसे ही प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ये दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में यूज होता है और इसका स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री से कंप्लीटली अलग है।
अब आते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट और की फीचर पर। इन सच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टूडेंट्स ये समझ लो, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है। इसका मतलब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ठीक है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज से। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली किसको वोट करते हैं, प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम किसको वोट करते हैं, पहले हम लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंटल के अंदर डायरेक्ट हम लोग किसके लिए वोटिंग करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, नॉट अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंटल में। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करती है एज अ पीएम। प्रेसिडेंटल में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिपेंडेंट होता है पार्लियामेंट से। पीपल वोट डायरेक्टली फॉर प्रेसिडेंट। हाँ स्टूडेंट, लोगों का डायरेक्ट वोट प्रेसिडेंट के लिए होता है। एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, अमेरिकन सिटीजन डायरेक्टली वोट करते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट से जीतता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। पार्लियामेंट्री से कंपेयर करो, इंडिया में हम डायरेक्टली पीएम को वोट नहीं करते, हम अपने कंसिक्वेंटली का एमपी चूज करते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी लाती है उसका लीडर पीएम बन जाता है। लेकिन प्रेसिडेंटल में डायरेक्ट वोट होता है प्रेसिडेंट के लिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आते हैं एक और मेजर डिफरेंस पर, फिक्स्ड टर्म पे। द प्रेसिडेंट रिमेन इन पावर फॉर अ पीरियड एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड होता है, यानी एक प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है जिसके लिए प्रेसिडेंट पावर में रहेगा। एग्जाम्पल यूएसए में प्रेसिडेंट का टर्म 4 इयर्स का होता है, फ्रांस में प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है, ब्राजील में प्रेसिडेंट का टर्म 4 इयर्स का होता है। ये टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है। हाँ, फिक्स टेन्योर होता है, यानी प्रेसिडेंट को पता है कि वो एग्जैक्टली कितने टाइम के लिए पावर में रहेंगे। बेनिफिट्स ऑफ फिक्स टेन्योर क्या है, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान्स बन सकते हैं, नो सडन चेंज, अचानक से गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली लाइक अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम को नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस चला गया, पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। फिक्स टर्म 4 साल 5 साल तक के लिए वो प्रेसिडेंट रहेंगे, उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट पावर में ही रहेगा। तो प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ओनली थ्रू इम्पीचमेंट, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। वेरी सीरियस चार्जेस होने चाहिए, जैसे बहुत करप्शन का कोई एकदम सीरियस चार्ज होना चाहिए, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत रेयर केस में ही प्रेसिडेंट इम्पीच होता है। एग्जांपल, यूएस में प्रेसिडेंट निक्सन को इम्पीच करने की कोशिश हुई थी 1974 में, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को भी इम्पीच किया गया था 1998 में, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इम्पीच किया गया था 2019-2021 में, लेकिन रिमूव हुए नहीं। तो देखो, इम्पीचमेंट बहुत रेयर और डिफिकल्ट है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में प्रेसिडेंट अपना पूरा टर्म कंप्लीट करते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ यूज होती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज प्रिविलेंट इन मेनी कंट्रीज। हाँ, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में प्रिविलेंट यानी प्रचलित है। एग्जाम्पल कौन से, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे फेमस एग्जाम्पल, ब्राजील में होता है, मैक्सिको, फ्रांस, रशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नाइजीरिया, केन्या, अर्जेंटीना, इन सब जगह पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है। तो देखो, हर कॉन्टिनेंट में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी फॉलो करने वाले कंट्रीज है, इंक्लूडिंग यूएसए। यूएसए को स्पेशल मेंशन किया गया है क्योंकि यूएसए सबसे पुराना और सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। 1789 से यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। यूएसए का मॉडल बहुत सारे कंट्रीज ने कॉपी किया है। यूएसए का प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल लीडर में से एक है दुनिया में। यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा है, प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल का होता है, मैक्सिमम 2 टर्म, 8 इयर्स टोटल। ये रूल 22nd अमेंडमेंट के बाद आया। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर यूज करते हैं, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर यूज करते हैं। यानी कि यूएसए वगैरह में जब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है वहां पर प्रेसिडेंट इज द मेन हेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब
तक हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी दोनों को सेपरेटली डिटेल में पढ़ लिया है। अब टाइम है इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करने का। ये कंपैरिजन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्लियर डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो चलो एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पहला है हेड सेक्शन। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट है दोनों सिस्टम्स में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही अपॉइंट करना पड़ता है, यानी इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। पीपल वोट टू एमपी, फिर वहां पर मेजॉरिटी पार्टी बनती है, उसके लीडर पीएम बन जाते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया, 2024 में इलेक्शन हुए, बीजेपी ने मेजॉरिटी जीती, नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर थे, तो प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय पीपल। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। पीपल सीधा वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट को किसी पार्टी की मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा यूएसए के बारे में। तो की डिफरेंस क्या होता है? पार्लियामेंट्री इनडायरेक्टली वोट होता है, पहले हम एमपी को वोट करते हैं, वहां से मेजॉरिटी पार्टी बनती है और उसके बाद लीडर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट लोग किसके लिए वोट करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। सेकेंड है रियल पावर। अब देखते हैं कि रियल पावर किसके पास होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है प्राइम मिनिस्टर के पास, पीएम के पास रियल पावर होती है। प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड होते हैं, ऑल मेजर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर उनका कैबिनेट लेते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इंडिया में प्रेसिडेंट है हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हेड ऑफ द स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिनके पास रियल पावर होती है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक बजट, लॉस, फॉरेन पॉलिसी पीएम डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट मोस्टली सेरेमोनियल रोल प्ले करते हैं। अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखे तो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ही रियल पावर होती है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं। प्रेसिडेंट ही मेजर डिसीजंस लेते हैं, कोई पीएम नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जैसे एग्जांपल हमने देखा यूएसए। की डिफरेंस क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट सेरेमोनियल होते हैं, पीएम के पास पावर होती है। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास ही दोनों पावर होती है, सेरेमोनियल भी होती है और मेन पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को किसी के सामने आंसरेबल होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होती है। पीएम और मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में आंसर देने पड़ते हैं। एमपीस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को चेक कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। जैसे एग्जांपल इंडिया, क्वेश्चन अवर होता है प्राइम मिनिस्टर्स को या फिर बाकी सारे मिनिस्टर्स को लोकसभा के अंदर दूसरों को जवाब देना पड़ता है, जो बाकी एमपीज होते हैं उनको। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि पीएम पार्लियामेंट से ही आते हैं, मेजॉरिटी पार्टी से, तो वो पार्लियामेंट के सामने आंसरेबल है। बात करते हैं दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की। तो पीपल डायरेक्टली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्टली पीपल के सामने अकाउंटेबल होते हैं। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के सामने उतना अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता है। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड है, तो इंडिपेंडेंट पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, क्योंकि डायरेक्ट प्रेसिडेंट को किसने चूज किया है? प्रजा ने चूज किया है, वहां के सिटीजन ने चूज किया है। तो आंसर किसको देना पड़ता है? वहां के सिटीजन को। एग्जाम्पल है इसका यूएसए। तो की डिफरेंस क्या हुआ? पार्लियामेंट्री में गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को देना पड़ता है आंसर, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट को पीपल को देना पड़ता है आंसर। फोर्थ आता है टेन्योर। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं होता। पीएम तब तक पावर में रहेंगे जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस यानी कि सपोर्ट है। अगर मेजॉरिटी सपोर्ट खत्म हो गया, गवर्नमेंट गिर जाएगी, पीएम को रिजाइन करना पड़ता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। एग्जांपल इंडिया, सपोज पीएम की पार्टी के पास मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। रियल एग्जांपल अगर ले तो 1996 से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट सिर्फ 13 दिन चली, कॉन्फिडेंस नहीं मिला। 1999 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट फिर से इस बार 13 मंथ चली, एक वोट से हार गए। देखो टेन्योर फिक्स नहीं है, कॉन्फिडेंस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी तरफ बात करें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, तो फिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है, स्टेबिलिटी होती है, प्रेसिडेंट पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे, प्रेसिडेंट को इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ओनली इंपीचमेंट के द्वारा कर सकते हैं, जो बहुत ही रेयर और डिफिकल्ट प्रोसेस
है। एग्जाम्पल यूएसए जो हमने ऊपर देखा 4 साल का फिक्स टेन्योर है। वापस की डिफरेंस देखें तो पार्लियामेंट्री में कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है और प्रेसिडेंटल में फिक्स टेन्योर होता है। अब एग्जांपल्स हमने पहले भी देख लिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इंडिया, ठीक है। और वहीं पर अगर अदर एग्जांपल देखें जहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, कनाडा और यूके, यूनाइटेड किंगडम। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है यूएसए, उसके अलावा अदर एग्जांपल आते हैं ब्राजील, फ्रांस, मेक्सिको, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये सारा पूरा था कि मेन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये इन डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स अब हम इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्शन ही डेमोक्रेसी की जान होती है। बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट आता है मैक्सिमम वोटर्स। स्टूडेंट सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है वोटर्स के नंबर के हिसाब से। इंडिया इज इक्वल टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय वोटर्स। नंबर से समझते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। एलिजिबिलिटी वोटर्स यानी 18 प्लस वाले लोग है 96 प्लस करोड़ लोग अप्रोक्सीमेटली, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। कंपैरिजन, इंडिया में 96 प्लस करोड़ वोटर है, यूएसए में सिर्फ 24 करोड़ वोटर है, इंडोनेशिया में 20 करोड़ वोटर है, ब्राजील में 15 करोड़ वोटर्स है। तो देखो इंडिया का वोटर बेस बहुत बड़ा है, इसलिए इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन कंडक्ट करना बहुत बड़ी चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन को करोड़ ऑफ पीपल को मैनेज करना पड़ता है, वोटिंग बूथ, ईवीएम, सिक्योरिटी, स्टाफ, सब कुछ मैसिव स्केल पर होता है। ये इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है। अब आता है इलेक्शन कमीशन पर, जो इंडिया में इलेक्शन का बॉस है। मेंटेनेंस एंड कंट्रोल, द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स, क्या मेंटेन करता है स्टूडेंट? इलेक्शन कमीशन के पास 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली होती है एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन संभालता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग सब कुछ इलेक्शन कमीशन करता है। कब इलेक्शंस होंगे, कहां होंगे, कितने पोलिंग बूथ चाहिए, ये सब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं। एग्जांपल 2024 लोकसभा इलेक्शन में 543 कंस्टिट्यूएंसी हुई थी, 96 प्लस करोड़ वोटर थे, 10 प्लस लाख पोलिंग स्टेशन थे। ये सब इलेक्शन कमीशन ने प्लान और ऑर्गेनाइज किया था। सेकेंड होता है कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन का कंप्लीट कंट्रोल होता है इलेक्शन प्रोसेस पर। कोई भी गवर्नमेंट पार्टी या इंडिविजुअल इंटरफेयर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि रूल्स क्या होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जांपल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं ये लग जाता है, गवर्नमेंट कोई भी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, मिनिस्टर्स अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बिना रिलीज नहीं हो सकती। और थर्ड आता है मॉनिटरिंग, इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है कि इलेक्शन प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं। सीसीटीवी कैमरा, पोलिंग बूथ्स में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हर जगह कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। हाँ स्टूडेंट, स्टार्ट से एंड तक पूरा इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करते हैं। बिफोर इलेक्शन वोटर लिस्ट क्या है, नॉमिनेशन चेक करना। ड्यूरिंग इलेक्शन पोलिंग डे मॉनिटरिंग, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर इलेक्शन वोट काउंटिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन की 3 एसेंशियल फीचर्स है जो इसे पावरफुल और क्रेडिबल बनाता है। पहला आता है इंडिपेंडेंस, इट इज एसेंशियल फॉर एनी डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है तो गवर्नमेंट इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकती है, फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट, इंडिया में इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स नहीं दे सकती। पीएम या मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेते हैं। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को रिमूव नहीं कर सकती जब तक कोई सीरियस ग्राउंड मैटर ना हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन,
आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। सेम प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एग्जाम्पल ले 2002 गुजरात इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने डेट पोस्टपोन कर दी थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कारण गवर्नमेंट ने अपोज किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डिसीजन फाइनल था। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सेकंड आता है इम्पार्शलिटी। इलेक्शन कमीशन इज इम्पार्शल। स्टूडेंट्स, इम्पार्शल का मतलब है पक्षपात नहीं करना, न्यूट्रल रहना। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी या कैंडिडेट को फेवर नहीं करता, सबको इक्वली ट्रीट करता है। डज नॉट फेवर एनी पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो, ऑपोजिशन पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन सबके लिए सेम रूल अप्लाई करते हैं। ट्रीट ऑल इक्वली, ये डेमोक्रेसी की जान है। एग्जांपल, एक्सपेंडिचर लिमिट, हर कैंडिडेट को सेम अमाउंट स्पेंड करने की परमिशन। कैंपेन टाइम, सबको इक्वल टाइम मिलता है कैंपेनिंग के लिए। सिंबल, इलेक्शन कमीशन सिंबल अलॉट करते हैं फेयरली। रिलीज परमिशन, नो फेवरिज्म। रियल एग्जांपल देखें तो अगर पीएम रैली कर रहे हैं तो अपोजिशन लीडर को भी इक्वल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करते हैं कि कोई एडवांटेज नहीं मिले रूलिंग पार्टी को। गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करती है कि इलेक्शन अच्छे से फेयर हो। थर्ड आता है ऑटोनॉमी। इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है खुद मुक्ता, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। वर्ड्स इंडिपेंडेंटली, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं आते। नो एक्सटर्नल इंटरफेयर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, गवर्नमेंट, कोर्ट, मीडिया, पब्लिक इलेक्शन कमीशन को इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाउ इज ऑटोनॉमी मेंटेन? इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, बजट खुद डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, स्टाफ अपॉइंटमेंट खुद करते हैं। इलेक्शन कमीशन को डिसीजन पे नो अपील एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट इन रेयर केस, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कभी कभी उनको अपील कर सकती है, बाकी उनको कोई डिसीजंस में अपील नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर ले कि सर्टेन कॉन्सिक्वेंसी में रीपोलिंग होनी चाहिए तो होगी, गवर्नमेंट चाहती भी है कि ना तब भी होगी। ये है ऑटोनॉमी। व्हाई ऑटोनॉमी मैटर्स? बिना ऑटोनॉमी के इलेक्शन कमीशन पपेट बन जाएगा। गवर्नमेंट अपने फेवर में इलेक्शन करवा सकती है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंडिपेंडेंस, इम्पार्शली और ऑटोनॉमी, ये तीन पिलर है इलेक्शन कमीशन के। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को मेंटेन करना मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि अगर ऑटोनॉमी नहीं होगी तो फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेसी डेंजर में आ जाएगी, गवर्नमेंट अपने फेवर में रिजल्ट मैनिपुलेट कर सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी गई है इलेक्शन कमीशन को। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन। हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 एक स्पेशल प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन के लिए फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है, ए द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम की एडवाइस पर, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अभी हमारे करंट स्ट्रक्चर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और टोटल 3 मेंबर होते हैं। देयर क्राइटेरिया फॉर सर्विस, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑनेस्ट और न्यूट्रल होने चाहिए। 6 साल का टर्म होता है यानी या 65 इयर्स ऑफ एज जो पहले हो। देयर रिमूवल और सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। सेम प्रोसेस एज सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करना पड़ता है वैसे ही सीईसी को रिमूव करने की प्रोसेस होती है। पार्लियामेंट में इंपीचमेंट 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ग्राउंड्स प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी देखने को मिले तो अगर इलेक्शन कमिश्नर को सीईसी की रिकमेंडेशंस पर रिमूव कर सकते हैं। व्हाई सच स्ट्रिक्ट रूल? ताकि इलेक्शन कमीशन मेंबर फियरलेस हो, गवर्नमेंट के प्रेशर में ना आए, जॉब सिक्योरिटी हो तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसी क्या क्या काम करते हैं? पहला आता है अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी है इलेक्शन कंडक्ट करने की। पार्लियामेंट, लोकसभा इलेक्शन 543 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करता है, रूल्स बनाता है। स्टेट असेंबली, हर स्टेट की विधानसभा के इलेक्शन स्टेट्स अपने अपने टाइम पर इलेक्शन करते हैं, ईसी सुपरवाइज करता है।
सी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है, उनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो एमपीज और एमएलएस करते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और एमपी के वोट ये भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करती है। तो देखो नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। ऑल दिस इलेक्शन रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि फाइनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की है। कोई भी डिसीजन हो, व्हेन टू होल्ड इलेक्शन, वेयर टू होल्ड इलेक्शन, हाउ टू कंडक्ट इलेक्शन, व्हाट रूल्स आर टू फॉलो, हाउ टू सॉल्व डिस्प्यूट, ये सब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं और उनके डिसीजन फाइनल होता है। एग्जाम्पल, सपोज किसी कंसिक्वेंसी में प्रॉब्लम है, बोथ कैप्चरिंग वायलेंस, या ईसी डिसाइड कर सकते हैं रीपोलिंग होगी, ईसी डिसाइड कर सकता है इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। तो कंप्लीटली अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास। अब स्टूडेंट प्रैक्टिस इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सीक्रेट बैलेट, ये डेमोक्रेसी का गोल्डन प्रिंसिपल है। द इलेक्शन ऑफ अवर कंट्री इज कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब होता है? आपका वोट प्राइवेट है, कोई नहीं देख सकता आपने किसने वोट दिया है, कॉन्फिडेंशियल होता है। क्यों सीक्रेट बैलेट? इमेजिन करो अगर सीक्रेट बैलेट नहीं होता, प्रेशर, लोग धमकी दे सकते थे मेरे कैंडिडेट को वोट करो, वरना करप्शन, लोग पैसे देकर वोट खरीद सकते थे और वेरीफाई भी कर सकते थे। वायलेंस, जिसके गलत कैंडिडेट को वोट किया उसको मार सकते थे। नो फ्री चॉइस, आप फ्रीली डिसाइड नहीं कर सकते थे। इसीलिए सीक्रेट बैलेट बहुत जरूरी है। ये इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर वोटिंग। वोट इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, हाँ कंप्लीटली प्राइवेट। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होती है। आप वोटिंग बूथ में अकेले जाते हो, बटन प्रेस करते हो, कोई देख नहीं सकता। कॉन्फिडेंशियली, वोट काउंट होने के बाद भी पता नहीं चलता कि किसने किसे वोट दिया, सिर्फ टोटल नंबर पता चलते हैं। नो वन नो हु यू वोट फॉर। एग्जैक्टली, आपने फैमिली मेंबर को भी नहीं पता चलेगा कि आपने किसे वोट दिया है अनलेस आप खुद बताओगे। ये एक डेमोक्रेसी की पावर, आप फियरली अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर सकते हो। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूशन, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर। स्टूडेंट्स ये 5 ईयर साइकिल है डेमोक्रेसी का। लोकसभा का टर्म 5 साल है, विधानसभा स्टेट असेंबली का टर्म 5 साल है। हर 5 साल बाद पार्लियामेंट्री डिसॉल्व हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। क्यों डिसॉल्व होती है? डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, पीपल को फ्रेश चॉइस मिलनी चाहिए, न्यू कैंडिडेट आ सकते हैं। पुरानी गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी चेक करो कि उन्होंने कितने सही जवाब दिए। देन फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड। डिसोल्यूशन के बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं, नई लोकसभा नई विधानसभा बनती है, नई गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक साइकिल कंटिन्यू होता है। कैन इट डिसॉल्व बिफोर 5 इयर्स? हाँ, अर्ली डिसोल्यूशन पॉसिबल है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, कोलिशन ब्रेक हो गई, पीएम ने रिकमेंड किया डिसोल्यूशन। एग्जाम्पल 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट 13 मंथ में ही गिर गई थी। 2019 में सम स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी इलेक्शन से पहले। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो हट गया, पूरे पार्लियामेंट को ही उनपे भरोसा नहीं था। बाय इलेक्शन, ये एक स्पेशल टाइप का इलेक्शन है। द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट। बाय इलेक्शन का मतलब होता है एक सीट के लिए इलेक्शन, पूरे स्टेट कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है। टू फिल अप वेकेंट प्लेस, जो सीट खाली रह जाती है उसको भरने के लिए बाय इलेक्शंस होते हैं। बाय इलेक्शन क्यों होता है? वैकेंट सीट भरनी होती है इसलिए। सीट वैकेंट क्यों हो जाती है? ड्यू टू डेथ ऑफ कैंडिडेट, अगर कोई एमपी या एमएलए का डेथ हो जाता है तो उनकी सीट खाली हो जाती है। बाय इलेक्शन होता है उनकी जो खाली सीट है वहां पर नए कैंडिडेट को चूज करने के लिए। एग्जांपल 2023 में कुछ एमपीज के डिमाइज हुआ, उनकी कॉन्सिक्वेंस में बाय इलेक्शंस हुए। रेजिग्नेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर एमपी या एमएलए रिजाइन कर दे तो भी उनकी सीट खाली हो जाएगी उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से, या फिर उनकी पार्टी स्विच कर दी उन्होंने, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उनकी सीट खाली होती है तो बाय इलेक्शन होता है। अदर रीजन जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, या अगर एमपी या एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या इलेक्शन पिटीशन अगर कोर्ट इलेक्शन कैंसिल कर दे, ये सारी रीजंस की वजह से बाय इलेक्शन होते हैं। बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? जनरल इलेक्शन सब सीट्स के लिए होते हैं, बाय इलेक्शन सिर्फ एक या कुछ सीट के लिए होते हैं। हर 5 साल में होते हैं जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन जब जरूरत पड़े तब होते हैं। जनरल इलेक्शन पूरे स्टेट कंट्री में होते हैं, बाय इलेक्शन वो स्पेसिफिक जगह के लिए और जगह पे होते हैं। जनरल इलेक्शन में सभी पार्टीज पार्टिसिपेट करती है, बाय इलेक्शन में मोस्टली मेजर पार्टीज ही पार्टिसिपेट करती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बाय इलेक्शन से बैलेंस शिफ्ट हो सकता है पार्लियामेंट असेंबली में। अगर गवर्नमेंट का मेजोरिटी टाइट है तो बाय इलेक्शन रिजल्ट से गवर्नमेंट गिर भी सकती है।
एग्जाम्पल 2018 में कर्नाटका में काफी बाय इलेक्शन हुए, रिजल्ट से गवर्नमेंट का मेजोरिटी अफेक्ट हुआ, पॉलिटिकल ड्रामा बहुत हुआ था। और यहाँ पे ही हमारा ये पूरा एक इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है। इसका फटाफट से क्विक रिकअप देखे कि हमने क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स अब सब कुछ एक समराइज कर लेते हैं। की पॉइंट्स देखें तो इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। उनके मेन फीचर्स क्या है? इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी और ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आर्टिकल 324 में उनके लिए बताया गया है। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इलेक्शन होल्ड होते हैं पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। कंप्लीटली ऑथोरिटी ओवर इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर सीक्रेट बैलेट होता है, यानी कि वोट प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होता है। 5 ईयर की साइकिल होती है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। बाय इलेक्शन यानी कि जो सीट खाली होती है उनके लिए इलेक्शन होता है। वाइज इस इलेक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेसी का एक बैकबोन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, सीक्रेट बैलेट है, रेगुलर इलेक्शंस यानी अकाउंटेबिलिटी होती है, उन्हें आंसर देना पड़ता है। अगर इलेक्शन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। ये था पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो स्टूडेंट अब हम इलेक्शन कमीशन के डिटेल वर्क और प्रोटोकॉल को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करना नहीं है, बहुत कुछ और भी है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी व्यवस्था स्थापक जिम्मेदारी। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन को स्मूथ और फेयर बनाती है। डेट्स एंड प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन का पहला काम है डेट्स और प्रोसीजर डिसाइड करना। डेट्स कौन सी होगी इलेक्शन की, कब इलेक्शन होंगे, कौन से महीने में होंगे, किस डेट को वोटिंग होगी, किस डेट को रिजल्ट आएंगे। एग्जाम्पल 2024 लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे अप्रैल में 2024 में होंगे। 7 फेजेस में वोटिंग होगी, डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स। जून में रिजल्ट आएंगे। वाई ईसी डिसाइड डेट्स, वेदर कंडीशन देख के, बहुत गर्मी या बारिश में वोटिंग डिफिकल्ट होती है, फेस्टिवल सीजन्स अवॉइड करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख के, स्कूल एग्जाम्स का शेड्यूल देख के, ये सारी चीजें देखने के बाद ईसी जो होती है वो डेट्स डिसाइड करते हैं। सेकंड होता है एडवर्टाइजमेंट। इसी को इलेक्शन का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। वह एडवर्टाइजमेंट ताकि सबको पता चले कि इलेक्शन कब है, वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो वोटिंग बूथ कहाँ है, ये सारी चीजें। फिलिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग द नॉमिनेशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, ईसी के ऑफिस में सबमिट करते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं। ईसी चेक करता है हर नॉमिनेशन फॉर्म, वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स, देखता है कि कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। क्या क्या ईसी चेक करता है? एज देखता है, 25 प्लस होनी चाहिए लोकसभा के लिए, 30 प्लस होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेट एसेट, उनकी लायबिलिटीज, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी वगैरह चेक की जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी देखे जाते हैं, सच है या झूठ। डेट्स फॉर विड्रॉइंग द नॉमिनेशन फॉर्म, कभी कभी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं, पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, हेल्थ इश्यूज आ गए, पर्सनल रीजन, पार्टी ने डील कर ली किसी और पार्टी के साथ। ईसी एक स्पेसिफिक डेट देता है, उस डेट तक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं। व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, इससे फाइनल लिस्ट क्लियर हो जाती है, वोटर्स को पता चल जाता है कि कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बैलेट पेपर, ईवीएम्स में फाइनल नेम्स प्रिंट हो सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, सब कुछ देखने के बाद, विड्रॉल होने के बाद ईसी फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करती है कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन कंटेस्ट करेंगे, उनके सिंबल क्या होंगे। ये लिस्ट पब्लिक होती है, सबको दिखती है। द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल एक्सेट्रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इलेक्शन सिंबल, स्टूडेंट्स इंडिया में बहुत सारे वोटर्स इलिटरेट है, वो पार्टी नेम्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसलिए वो सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल से उन्हें पता चलता है कि ये कौन सी पार्टी है। इसी क्या करता है, हर पार्टी कैंडिडेट को एक सिंबल अलॉट करता है। नेशनल पार्टी को रिजर्व सिंबल मिलते हैं, जैसे बीजेपी को लोटस, कांग्रेस को हैंड, आम आदमी पार्टी को ब्रूम यानी झाड़ू, रीजनल पार्टी को उनके स्टेट में रिजर्व सिंबल मिलते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को फ्री सिंबल पूल से मिलता है। वाई सिंबल इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सिंबल देख के वोट कर सकते हैं। पार्टी को आइडेंटिफाई करना इजी है, कंफ्यूजन नहीं होता है। ऑल दिस फॉल अंडर द वर्क एरिया ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो स्टूडेंट्स ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम इलेक्शन कमीशन का है, ये सब इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाई इलेक्शन कमीशन डज ऑल दिस, क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी चाहिए, सभी कंसिक्वेंस में सेम प्रोसेस चाहिए,
फेयरनेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर ये काम गवर्नमेंट करे तो मैनिपुलेशन हो सकता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है। इलेक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है? अब स्टूडेंट प्रोटोकॉल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अनाउंसमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन, फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट, जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट अनाउंस करते हैं एक प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। इस मॉडल को कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अ प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये प्रोटोकॉल रूल्स और रेगुलेशन का सेट है। कैंडिडेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को भी फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू अबाइड बाय द प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, ये बहुत पावरफुल चीज है। रूलिंग गवर्नमेंट को भी इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। मस्ट फॉलो ईसी रूल स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। गवर्नमेंट अपनी पावर मिसयूज नहीं कर सकती है। मिनिस्टर अपनी ऑफिशियल पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट पब्लिक मनी अपने पार्टी फंड के फेवर में यूज नहीं कर सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन पीरियड में गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी आउट एनी एक्टिविटी और कैंपेन, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद गवर्नमेंट कोई भी कैंपेन या एक्टिविटी नहीं कर सकती जो इलेक्शन को अफेक्ट करे। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट नहीं कर सकती एडवर्टाइजमेंट अपने अचीवमेंट्स के, मिनिस्टर नहीं कर सकते इनॉग्रेशन, गवर्नमेंट नहीं अनाउंस कर सकती कोई न्यू स्कीम। क्यों? क्योंकि ये सब रूलिंग पार्टी को एडवांटेज दे सकती है। दैट कैन अफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, कोई भी चीज पब्लिक ओपिनियन इंफ्लुएंस कर सकती है, वो अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट एक दिन पहले अनाउंस करे सब फार्मर को लोन माफ, ये वोटर को इन्फ्लुएंस करेगा, लोग रूलिंग पार्टी को वोट देंगे, इसलिए ये अलाउ नहीं है। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड गवर्नमेंट हैज लिमिटेशन, गवर्नमेंट लिमिटेड हो जाती है इलेक्शन पीरियड के टाइम पे। नो पॉलिसी अनाउंसमेंट, नो मेजर ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल, नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, मिनिस्ट्री कांट यूज गवर्नमेंट प्लान्स फॉर कैंपेनिंग। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर रियल एग्जांपल बात करें तो 2019 के इलेक्शन में एमसीसी लग गया मार्च 2019 में। गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस करने की कोशिश की, इसी ने रोक दिया। ये एमसीसी वायलेंस है। एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। गवर्नमेंट को वेट करना पड़ा इलेक्शन खत्म होने तक। तो देखो, गवर्नमेंट भी इसी के रूल्स के अंडर है। व्हाई दिस रिस्ट्रिक्शंस आर इंपॉर्टेंट? लेवल प्लेइंग फील्ड, सब पार्टीज इक्वल चांस, रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्शन मैनिफेस्टो बाय कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कम अप विद देयर ओन इलेक्शन मैनिफेस्टो। हर कैंडिडेट और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन से पहले। मैनिफेस्टो को हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र या संकल्प पत्र भी कहते हैं। स्टूडेंट, मैनिफेस्टो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन प्रॉमिस जैसा। द इलेक्शन मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट, मैनिफेस्टो में क्या होता है? द प्रपोज प्लान ऑफ द पार्टी, पार्टी के प्लान्स, अगर ये पार्टी जीत गई तो क्या क्या करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड, रेलवे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हम एजुकेशन देंगे, हम हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर की फैसिलिटी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए नई जॉब क्रिएट करेंगे। द वर्क ऑफ द पार्टी, पार्टी ने पास्ट में क्या किया। अच्छे में हमने 5 साल में 100 हाईवे बनाए, हमने 1000 स्कूल खोल दिए, हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दिया। ये पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वास जीतने के लिए करती है। मैनिफेस्टो में स्पेसिफिक एरिया कवर होते हैं। जैसे पहला, इकोनॉमी, इकोनॉमी पॉलिसीज क्या होंगी, जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, टैक्स कैसे कम करेंगे, बजट क्या पास करेंगे, यानी किस तरीके से आप बजट को यूज करोगे। एग्जाम्पल, हम 10% जीडीपी ग्रोथ अचीव करेंगे, हम जीएसटी रेट को नेशनलाइज करेंगे, हम स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। बी आता है वेरियस प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, करप्शन, एजुकेशनल क्वालिटी, हेल्थ केयर, वुमेन सेफ्टी, फार्मर डिस्ट्रेस। मैनिफेस्टो में ये प्रॉब्लम मेंशन होती है। और सी, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, पार्टी बनती है कि वो इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, हम 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे 5 साल में, हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, हम स्टार्टअप को फंडिंग देंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है कि किस तरह से के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैनिफेस्टो का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं पार्टीज मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो टेल्स वोटर्स व्हाट पार्टी विल डू इफ इलेक्टेड। वोटर्स को क्लियर पिक्चर मिलता है, अगर आप हमको वोट दोगे तो हम ये करेंगे। ट्रांसपेरेंसी होती है, वोटर्स इंफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, वोटर ए, मुझे एजुकेशन इंपॉर्टेंट लगता है, पार्टी एक्स का मैनिफेस्टो देखा, हम एजुकेशन बजट डबल करेंगे। वोटर ए, मैं पार्टी एक्स को वोट दूंगा। प्रॉमिस एंड प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट, मैनिफेस्टो बेसिकली प्रोमिसेस का कलेक्शन है।
पार्टी कमिट कर रही है सर्टेन थिंग्स के लिए, अगर पार्टी जीतती है तो उन्हें ये प्रॉमिस निभाने होंगे। इस मैनिफेस्टो लीगली बाइंडिंग? स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंसर टेक्निकली नो, मैनिफेस्टो लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर पार्टी मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है और बाद में नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। पार्टी ने प्रॉमिस तोड़ा, लीगली यू कैन नॉट स्यू द पार्टी, बट मोरली एंड पॉलिटिकली पार्टी को फुलफिल करना चाहिए। अगर पार्टी प्रॉमिस तोड़ती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में वोटर्स पनिश करेंगे, ऑपोजिशन पार्टी भी क्रिटिसाइज करेगी, अपने प्रॉमिस तोड़ दिया। अगर रियल एग्जांपल देखें 2014 बीजेपी मैनिफेस्टो, प्रॉमिस हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे और हर अकाउंट में 15 लाख रुपीस डालेंगे, रियलिटी ये नहीं हुआ। ऑपोजिशन ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। स्टेट लेवल पर भी ये सारी चीजें होती है। तो मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट है लेकिन गारंटी नहीं है कि सब प्रॉमिस फुलफिल होंगे। स्टूडेंट, मैनिफेस्टो डेमोक्रेसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्फॉर्म्ड वोटिंग, वोटर्स को पता होता है पार्टीज क्या कर रही है। अकाउंटेबिलिटी, अगर पार्टी जीतती है पब्लिक चेक करती है अपने क्या क्या प्रॉमिस फुलफिल किए। डिबेट एंड डिस्कशन होता है, मैनिफेस्टो पर हेल्दी डिबेट होते हैं, व्हाई विच पॉलिसीज आर बेटर। पार्टी आइडियोलॉजी, मैनिफेस्टो से पार्टी की आइडियोलॉजी समझ जाती है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रलाइज, सब कुछ। ऑल्टरनेटिव विजन, डिफरेंट पार्टी डिफरेंट विजन्स प्रेजेंट करती है, वोटर्स को चॉइस मिलता है। और यही था पूरे इलेक्शन कमीशन का वर्क और प्रोटोकॉल। इसका एक हम लोग समराइज देखते हैं कि हमने अभी क्या देखा। तो इसी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आता है डेट डिसाइड करना, एडवर्टाइजमेंट करना, नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करना, विड्रॉल डेट्स देना, फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट बनाना, सिंबल अलॉट करना। फिर इलेक्शन प्रोटोकॉल में एमसीसी आता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन अनाउंस होने पर एक्टिवेट होता है, गवर्नमेंट बाउंड है फॉलो करने का। गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, नई स्कीम्स नहीं ला सकते, न्यू इनोग्रेशन नहीं कर सकते, कोई मिसयूज नहीं कर सकते मिनिस्ट्री का। लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, पार्टीज अपनी प्लान्स और प्रॉमिसेस प्रेजेंट करती है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इंक्लूड होते हैं, वोटर्स को गाइड करता है। लीगली बाइंडिंग नहीं बट मोरली इंपॉर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी में इन्फोर्स चॉइस के लिए जरूरी है। अब हम लोग इन डिटेल में देखेंगे सीक्रेट बैलेट को। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सीक्रेट बैलेट। ये डेमोक्रेसी का गोल्डन प्रिंसिपल है और इसके बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हम लोगों ने ऊपर भी हमने थोड़ा भी आगे देखा, आगे के वीडियो में सीक्रेट बैलेट क्या होता है, बट हम इन डिटेल में देखेंगे सीक्रेट बैलेट क्या होता है। नेचर ऑफ इलेक्शन एंड हु कॉन्टेस्ट। स्टूडेंट्स, इंडिया में इलेक्शन की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड इन अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट एंड सीक्रेट मैनर। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई प्रेशर नहीं, ऑटोनोमस प्रोसेस है। और सीक्रेट, आपका वोट सीक्रेट है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई नहीं देख सकता आपने किसे वोट किया है। वाई बोथ आर इंपॉर्टेंट? इंडिपेंडेंट इंश्योर करता है फेयरनेस, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। सीक्रेट यानी सीक्रेसी मेंश्योर करता है फ्रीडम, कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है। दूसरा है इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन आर कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इलेक्शन प्रोसेस इन द वर्ल्ड। हाँ स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाई लार्जेस्ट? हमने पहले भी देखा 96 प्लस करोड़ वोटर, 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, डिफरेंट फेज में वोटिंग होती है, करोड़ों लोग स्टाफ होते हैं, करोड़ों लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। स्केल ऑफ इंडियन इलेक्शन इमेजिन करो, एक सिंगल डे में सब वोटिंग नहीं हो सकती, तो मैसिव 1 से 2 मंथ लग जाते हैं पूरे इलेक्शन कंप्लीट होने में। हेलीकॉप्टर, ट्रेन, एलिफेंट बोट सब यूज होते हैं रिमोट एरिया तक ईवीएम्स को पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल, कश्मीर के रिमोट माउंटेन्स में आर्मी हेलीकॉप्टर से ईवीएम भेजते हैं, डेजर्ट में कैमल यूज होता है। ये है इंडिया का मैसिव इलेक्शन मशीनरी। हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन? अब देखते हैं कि इलेक्शन में कौन कॉन्टेस्ट करता है। 3 टाइप ऑफ कंटेस्टेंट होते हैं। पहला, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, ये सबसे कॉमन टाइप है, जैसे नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा। स्टेट और रीजनल पार्टी जैसे शिवसेना, डीएमके, टीडीपी, टीएमसी एक्सेट्रा। स्मॉलर पार्टीज जैसे 100 ऑफ रजिस्टर्ड पार्टीज होती है, जो छोटी छोटी पार्टीज होती है। हाउ इट वर्क्स? पार्टी अपने कैंडिडेट चूज करती है, टिकट देती है, कैंडिडेट पार्टी के सिंबल पर कंटेस्ट करता है, पार्टी कैंपेन करती है कैंडिडेट के लिए, पार्टी फंड भी प्रोवाइड करती है कैंडिडेट को। एग्जांपल, बीजेपी ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी को टिकट दी 2019, कैंडिडेट मोदी, सिंबल लोटस, पार्टी बीजेपी। ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस भी कैंडिडेट स्पॉन्सर करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल बॉडीज, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये यूजुअली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं या अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एग्जांपल, कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकती है, डॉक्टर एसोसिएशन अपना कैंडिडेट सपोर्ट कर सकती है।
थर्ड आता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये वो लोग हैं जो बिना पार्टी के कंटेस्ट करते हैं। हु आर दे? इंडिविजुअल जो पार्टी एफिलिएशन नहीं चाहते। ये पार्टीज ने टिकट नहीं दी, ये आइडियोलॉजी डिफरेंस है पार्टी से। हाउ दे कंटेस्ट? इलेक्शन कमीशन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर करते हैं। फ्री सिंबल पूल से सिंबल मिलता है। सेल्फ फंडेड कैंपेन, खुद पैसे लगाते हैं। ग्रास रूट सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। चैलेंजेस फॉर इंडिपेंडेंट, नो पार्टी मशीनरी, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। इनके पास फंड नहीं होता है, लिमिटेड फंड होता है। मीडिया कवरेज इनको इतनी नहीं मिल पाती क्योंकि बड़ी पार्टी के पीछे मीडिया होती है। सिंबल रिकॉग्नाइजेशन, पार्टी सिंबल फेमस होते हैं, इंडिपेंडेंट के नहीं। सक्सेस स्टोरी की बात करें तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत भी जाते हैं, स्पेशली इन स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर लोकल पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है तो पार्टी की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, मेका पार्टी चंद्रशेखर रेड्डी नेलोर में 2009 इंडिपेंडेंस जीत गए थे। लोकल एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस होते हैं। फिर आता है इलेक्शन कैंपेन। अब स्टूडेंट, कैंपेन का मतलब क्या है? ये वो पीरियड है जब कैंडिडेट वोटर्स को कन्विंस करते हैं। कन्विंस कैसे? कैंपेन में कैंडिडेट तीन चीजें प्रेजेंट करते हैं। देयर वर्क, पास्ट अचीवमेंट बताते हैं। मैंने 5 साल में 10 रोड बनाए, मैंने स्कूल बनाए, मैंने एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई, ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? वोटर्स को प्रूफ मिलता है कि भाई नहीं, ये भी कुछ काम कर रहे हैं। फिर आता है बी देयर आइडियाज, फ्यूचर के लिए विजन। मैं आगे चल के ये करूंगा, मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं एजुकेशन बढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आगे चल के ये क्या काम करने वाले हैं। एंड देयर फ्यूचर प्लान टू द वोटर, कंस्ट्रक्शन प्लान बनाते हैं। अगर मैं जीता तो पहले 100 दिन में मैं ये करूंगा, मैं रोड इंप्रूव कर दूंगा, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्रॉमिस की तरह काम करता है। वोटर्स को लगता है कि ये इंसान हमें प्रॉमिस कर रहा है। कैंपेन मेथड होती है, पब्लिक रिलीज होती है, डोर टू डोर भी जाके करते हैं, लोग घर घर जाके करते हैं। सोशल मीडिया अब आ चुका है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर होता है। टीवी में एड्स चलती है, पोस्टर और बैनर बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक जैसे स्ट्रीट प्ले, ड्रामा, ये सारी चीजें भी होती है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वोटर्स वोट विदाउट एनी बेनिफिट, ग्रीड और फियर। ये आइडियल सिनेरियो है डेमोक्रेसी का। वोटर्स को पैसे नहीं लेने चाहिए वोट के बदले, या कोई भी चीज के बदले कि भाई मैं आपको साड़ी दूंगा, मैं आपको फोन दूंगा, आप मुझे वोट दो, या कोई भी नहीं। वोट होना चाहिए कोई भी पर्सनल गेन के बिना, विदाउट ग्रीड। अगर ये कैंडिडेट जीता तो मुझे जॉब मिलेगी, ये थिंकिंग ही गलत है। अगर ये पार्टी जीत गई तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ये भी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। विदाउट फियर, कोई धमकी नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें धमकी दे के तुम इसे वोट करो वरना तुम गए, ऐसी कोई धमकी नहीं लेनी चाहिए। रियलिटी चेक क्या है स्टूडेंट्स? अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में ये हमेशा फॉलो नहीं होता है। वोट बाइंग होती है, कैंडिडेट पैसे दारू डिस्ट्रीब्यूट करके भी वोट ले लेते हैं। बूथ कैप्चरिंग होती है कुछ एरियाज के अंदर, थ्रेट दिए जाते हैं और लोग उन धमकियों को मान भी जाते हैं। इसीलिए सीक्रेट बैलेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पैसे ले सकते हो लेकिन वोट किसी और को दे सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा। थ्रेट दिया गया है लेकिन वोटिंग बूथ में आप अपनी मर्जी से वोट कर सकते हो। सीक्रेट बैलेट वोटर्स को प्रोटेक्शन देता है। इंपॉर्टेंस क्या है सीक्रेट बैलेट का? सीक्रेट बैलेट इज गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब सबसे ज्यादा महत्व। वाई? क्योंकि सीक्रेट बैलेट डेमोक्रेसी की जान है। बिना सीक्रेट बैलेट के डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बन जाएगी। सीक्रेट बैलेट के दो मेन पर्पस है। अ वोटर कैन मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ हिज वोट। वोटर अपने वोट की जो सीक्रेट है वो रख सकता है। अपने डिसाइड किया बताना है या नहीं बताना है वो आपकी मर्जी, आप नहीं बताओगे तो चलेगा। आप चाहे अपने फैमिली को बताओ, आप चाहो तो ना बताओ, योर चॉइस। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइवेसी है, ठीक है, पर्सनल डिसीजन है, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको क्यों वोट किया। नो वन कैन वोट नो हु यू वोटेड फॉर। ये बिल्कुल सच है, किसी को नहीं पता चलता है। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चलता है कि आपको आपने किसको वोट दिया। गवर्नमेंट को नहीं पता चलता है कि आपने किसको वोट दिया। हाउ इज दिस एंश्योर्ड? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसके अंदर कभी भी कोई नाम मेंशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ टोटल काउंट मेंशन होता है। नो वन कैन आस्क अ वोटर रिगार्डिंग हिज वोट। कोई भी वोटर्स को ये नहीं पूछ सकता कि तुमने किसको वोट दिया, या उनको फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे बताओ तुमने किसको वोट दिया। ये एक प्राइवेट डिसीजन होता है। वोट इज कंप्लीटली प्राइवेट। जो पूरा वोट होता है वो एक प्राइवेट होता है, ठीक है। आप किसी को भी ये नहीं बता सकते कि या आपको कोई पूछ नहीं सकता। आपने मर्जी, आप चाहे तो बताओ, आप चाहे तो ना बताओ। द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ ईच वोटर्स वोट। हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस काफी सोफिस्टिकेटेड है। कैसे सीक्रेट मेंटेन रहता है? तो वोटिंग बूथ, आप अकेले बूथ में जाते हो, कोई देख नहीं सकता, प्राइवेसी होती है। ईवीएम, बटन प्रेस करते हो, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, मशीन में सिर्फ काउंट स्टोर होता है। वीवीपीएटी,
वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रे, एक पेपर स्लिप प्रिंट होती है, दिखती है 7 सेकंड, आप कंफर्म कर सकते हो अपने वोट, लेकिन ये सिर्फ सील्ड बॉक्स में चली जाती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। फोर्थ होता है काउंटिंग, वोट्स काउंट होते हैं लेकिन इंडिविजुअल वोट आइडेंटिफाई नहीं होते, सिर्फ टोटल नंबर, जैसे कैंडिडेट ए को 50,000 वोट मिले। फ्री एंड फेयर वोटिंग होती है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से वोट कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा पूछ नहीं सकता। 1 पर्सन 1 वोट होता है ना, एक इंसान एक ही वोट दे सकता है। इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट द वोटिंग ऑफ, इसी का रोल सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करना नहीं, फैसिलिटेट करना भी है। फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना, मदद करवाना। ऑल पर्सन इन्वॉल्व विद द इलेक्शन प्रोसेस, इसी सबकी वोटिंग फैसिलिटेट करता है। जनरल पब्लिक ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा, पोलिंग ऑफिसर जो पोलिंग बूथ पर ड्यूटी करते हैं, पुलिस पर्सनल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इलेक्शन ड्यूटी पर है, मीडिया पर्सन जो इलेक्शन कवर कर रहे हैं। इसी कैसे फैसिलिटेट करता है, वोटर आईडी कार्ड इश्यू करता है, पोलिंग बूथ सेटअप करता है, वोटर लिस्ट मेंटेन करता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करता है, वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। स्पेशल प्रोविजन में सीनियर सिटीजन के लिए होम वोटिंग फैसिलिटी होती है, डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए रैम्स व्हीलचेयर होती है, ईवीएम पर विजुअली इम्पेयर लोगों के लिए अलग चीजें लगाई जाती है, पिंक बूथ जो वुमेन स्टाफ वहां पर होता है और जो सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, एज वेल एज द आर्मी पर्सनल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्मी पर्सनल की वोटिंग, स्टूडेंट आर्मी पर्सनल पोस्टेड होते हैं डिफरेंट लोकेशन पर, बॉर्डर पर, कश्मीर, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह पर अलग अलग जगह पर आर्मी के लोग होते हैं। उनकी कंसिस्टेंटली कहाँ होगी, उनके होम टाउन जहां उनका वोटर रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन वो तो ड्यूटी पर है कहीं और। हाउ डू दे वोट, इसी ने स्पेशल अरेंजमेंट की है। पोस्टल बैलेट, आर्मी पर्सनल पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हैं, फॉर्म भरते हैं, पोस्ट कर देते हैं अपनी कंसिक्वेंसी को और एडवांस में वोटिंग कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग, एक प्रॉक्सी यूजुअली फैमिली मेंबर को ऑथराइज कर सकते हैं, प्रॉक्सी उनके बिहाफ पर वोट कर सकते हैं। ई पोस्टल बैलेट, ये न्यू है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट मॉडर्न सिस्टम, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, इंक्रिप्ट मेल भेजते हैं, मोर सिक्योर और फास्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है,